हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2026 का पेपर देने वाले हैं तो आपका प्री बोर्ड का पेपर सेम टू सेम यही होता है। आप देख सकते हैं अगर आप कितना गलत किए हैं, कितना सही आप मिला सकते हैं। अगर आप देने वाले भी हैं, आप पेपर इसको देख सकते हैं। पेपर का कोड है 801 VAA और आपको मिलता है इसमें समय 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद इसका निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और देखिए इसके आगे, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। और खंड आ के लिए एक प्रश्न के लिए 1 नंबर है, जो कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आता है, आपको 20 नंबर मिलेगा। और आपको ओमार सीट पर भरना होगा। ओमार सीट पे आपको भरते समय गलती नहीं करनी है। अगर गलती करते भी हैं तो आप काट छाट नहीं करेंगे, ना ही इरेजर का प्रयोग करेंगे, ना ही व्हाइटनर का। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जैसे कि खंड बा आप करेंगे तो इसके लिए 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न के लिए हैं। समय न गंवाते हुए आपको प्रश्न की ओर ले चलते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है, आप किस प्रकार से करेंगे। खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है, पुनर्वा किस विधा की रचना है। इस प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पहले ही मुझसे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो पुनर्वा किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आषाढ़ का 1 दिन के लेखक हैं। आषाढ़ का 1 दिन के लेखक क्या हैं, यानी कि इसके लेखक कौन है, आप पहले ही मुझसे बताइए। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। इसका राइट आंसर है मोहन राकेश। उसके बाद प्रश्न 3 है, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा वी, छायावाद युग। उसके बाद प्रश्न 4 है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक किए थे। उसके बाद प्रश्न 5 है, विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में जो राइट हो वही आपको करना है। तो इसका राइट आंसर है ए, श्रीलाल शुक्ल। इसके लिए भी आपको 1 नंबर पहले से ही दिया हुआ है। उसके बाद आप 6वां प्रश्न देखेंगे। 6वां प्रश्न है, ठाकुर किस धारा के कवि हैं। इसके लिए भी आपको 1 नंबर दिया जा रहा है और आपको बताना है ठाकुर किस धारा के कवि हैं। 6वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, रीत मुक्त। रीत मुक्त इसका राइट आंसर है। उसके बाद इसका राइट आंसर रीत मुक्त होगा। चूंकि ऑप्शन लगाने में मुझसे गलती हो गया, इसका राइट आंसर सी वाला होगा, रीत मुक्त। 7वां प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है। तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 7। हर प्रश्न के सम्मुख आपको 1 नंबर तुरंत ही मिलेगा अगर आप राइट करते हैं तो। और उसके बाद 8वां प्रश्न है, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। आपको अगर पता है तो पहले से ही कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता है तो आप वेट करके देख सकते हैं। उसके बाद 8वें का राइट आंसर क्या होगा, ए, रीतिकाल के कवि हैं, यानी कि महाकाव्य है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है, आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं। इसके राइट आंसर है पल्लव। उसके बाद 10वां प्रश्न है, कमल का सिपाही के रचनाकार हैं। इसके लिए भी आपको 1 नंबर पहले से ही मिलता है। और अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो पहले से ही बता सकते हैं। इसका भी राइट आंसर होगा वी, अमृत राय। उसके बाद आप देखेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलता है। इसका राइट आंसर है निर्वेश। उसके बाद 12वां प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसका राइट आंसर है सी, यमक अलंकार होगा। उसके बाद प्रश्न 13 है,
दोहा छंद का उल्टा छंद है? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए, सोरठा होता है इसका उल्टा। और उसके बाद 14 प्रश्न है पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो आपको पता है तो आप बता सकते हैं, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलता है। तो इसका राइट आंसर है परी, डी वाला। उसके बाद 15वां प्रश्न आइए देखते हैं। 15 प्रश्न है धुआं का तत्सम है। धुआं का तत्सम क्या होगा? इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलता है। अगर सही आंसर देते हैं तो इसका राइट आंसर होगा वी, धूम्र। उसके बाद 16वां प्रश्न है पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अगर आप इसका भी राइट आंसर देते हैं तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलता है। उसके बाद 17वां प्रश्न है बढ़ई में प्रत्यय है। बढ़ई में कौन सा प्रत्यय है? इसमें 3 प्रत्यय है, उसके बाद इसमें है इनमें से कोई नहीं। अगर इसका भी राइट आंसर करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है। तो इसमें प्रत्यय होगा आई, बढ़ई में प्रत्यय आई होगा। उसके बाद 18 प्रश्न है निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यानी कि इसमें 4 पर्यायवाची चंद्रमा के हैं और 1 पर्यायवाची नहीं है। तो जो पर्यायवाची नहीं है दिनकर है। और ये वाला और ये वाला चंद्रमा का पर्यायवाची है और ये दिनकर नहीं है। 19वां प्रश्न है तसाम शब्द में वचन और विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, छाठी और बहुवचन। 20वां प्रश्न है जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद यहां से शुरू हो रहा है खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। इसके लिए आपको लिखी लिखाई पूरी कॉपी में दिखाऊंगा किस प्रकार से आप करते हैं इसका राइट आंसर। अगर आप सही लिखते हैं तो किस प्रकार से आपको नंबर भी मिलता है मैं आपको बताऊंगा। और इसका मैं अथवा और ये जो पहला वाला है इसका दोनों करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये वाला आता है तो ये वाला करे होंगे, जो आप किए होंगे उसका दोनों में से एक ही आप इसका राइट आंसर मिला सकते हैं। जैसे कि खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, और इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसमें 6 अंक मिलता है। और प्रश्न क्या है? हम कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनवाए चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी कि कवि कह रहा है कि अगर आप किसी से मित्रता करते हैं और वो दृढ़ संकल्प का है तो आप उससे मित्रता ना करें, उससे मित्रता करें जिससे अपनी बात भी साझा कर सके। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे मित्र का साथ दें या साथ रहें जो आपकी बात भी माने और वो अपनी बात भी आपसे मनवाए, यानी कि जो राइट हो। इसका संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इसका संदर्भ लिखना है। तो आप, और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि इसका आप संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे मैं दिखा रहा हूं। इसका संदर्भ लिखने से पहले आपको कॉपी अपनी देख लीजिए किस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है। आपको पहले डालना है खंडवा वर्णात्मक प्रश्न इस प्रकार से। उसके बाद आपको संकेत लिखना जरूरी होता है। संकेत लिखने से पता चल जाता है कि आप पहला प्रश्न कर रहे हैं या तो अथवा वाला। तो इसके लिए संकेत आपको लिखना है हम लोग कच्ची मिट्टी, उसके बाद डैश डैश करके ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है, इस प्रकार से लिखना है। अब इसका संदर्भ क्या होगा? पहले प्रश्न का संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको इस प्रकार से संदर्भ लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश किसे कहते हैं? यानी कि जो यहाँ अंडरलाइन किया है इसी की आपको व्याख्या करनी है। और व्याख्या में आपने लिखा क्या है आज ये भी आप मिला सकते हैं। व्याख्या में है, रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप में दे दे, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता। वही बात घूम फिर के आ रही जो मैं अभी बताया था, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव परिमार्जक रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी परिर्थक रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है तीसरा इसमें, किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है? आपको ये इसका आंसर बताना है। किन संगत के लोग हमारे संगत में बुरा है, आप जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका है ऐसे लोग की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। इनसे आप संगत ना करें। उसके बाद अथवा वाला प्रश्न को देखते हैं। अथवा वाला प्रश्न क्या है? अथवा वाला प्रश्न है ईर्षा मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं अपितु इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्षा का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मुद्रित सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही ना हो। इसका आपको संदर्भ, इसके लिए प्रश्न बनता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और लास्ट वाला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में इस ईर्षा उत्पन्न होने पर क्या होता है? आपका संदर्भ किस प्रकार से आप लिखेंगे पहले देखिए। संदर्भ इसका लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्षा तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद इसकी रेखांकित व्याख्या करनी है, यानी कि जहां अंडरलाइन है उसकी पूरी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करते हैं देख लीजिए। अगर आप सही किए हैं या तो गलत आप मिला सकते हैं इसमें। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्षा का भाव उत्पन्न हो जाए उसे अपना सुख ही हल्का प्रतीत होने लगता है। वह सुखद स्थिति में होते हुए भी अथवा सुख की संभावनाएं निहित होने पर भी सुख से वंचित हो जाता है। सुख के साधन समक्ष होने पर भी उसे सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। ईर्षा के कारण उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। वह दूसरों के साथ सुख को देखकर भी दुखी होने लगता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसका लास्ट वाला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में ईर्षा उत्पन्न होने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे? इसके लिए आप लिखना है, उसमें का कुछ बचा था आप देख सकते हैं, परंतु हमें टाइमिंग नहीं है ज्यादा बताने के लिए। आप ये इसका आंसर देखिए तीसरा का, मनुष्य के हृदय में ईर्षा उत्पन्न होने पर उसे सामने का सुख भी फीका दिखने लगता है। आपको इस प्रकार से लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में है, प्रश्न 2 क्या है? निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ये प्रश्न क्या है, अब प्रश्न इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, नहीं टाइमिंग ज्यादा होता है। जैसे कि प्रश्न क्या है, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, यानी कि उद्धव बता रहे हैं मुझे ब्रज की सुध लगी हुई है। इसका प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवियों के नाम बताइए, और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, यानी कि भूल नहीं पाते हैं। अब इसका संदर्भ देखिए आप किस प्रकार से लिखते हैं, और आपको कॉपी अपनी लिखते समय कटिंग नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको डालना है संकेत, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल के संकेत डालना है। संकेत में लिखना है उद्धव मोह ब्रज डैश डैश करके इस प्रकार से। इसका संदर्भ क्या होगा आप देखिए, प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत है, और इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको क्या लिखना है, हे उद्धव मुझे ब्रज की सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल की उन वाटिकाएं घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। इसकी व्याख्या हो गई। और इसका प्रश्न क्या है लास्ट वाला, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं हो रही, यानी कि कौन कौन सी बातें भूल नहीं रहे हैं। अब प्रश्न देखिए इसका, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण को ब्रज के वन उपवन संघन कुंज की छाया माखन रोटी एवं दही खाना गोपियों एवं ग्वाल वालों के साथ खेलना आदि बातें विस्मृत नहीं होती हैं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं अथवा वाला प्रश्न क्या है। अथवा वाला प्रश्न है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। आप इसका किस प्रकार से लिखते हैं प्रश्न। इसका प्रश्न पहला क्या है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि के नाम लिखिए। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता से उद्धृत है। उसके बाद प्रश्न 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से करना है, आपको लिखना है मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद इसका प्रश्न तीसरा क्या है, तीसरा प्रश्न है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी रस की प्रधानता है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं और डीप में भी रख सकते हैं। चाहे आप इस प्रकार से पूरा लिख सकते हैं, या तो आप इसी प्रकार से शांत रस की प्रवृत्ति है, ये इतना लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 3 शुरू होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 3, प्रश्नोत्तर नंबर 3 क्या है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है। आपको अस्माकम संस्कृत इसका लिखना है। सबसे पहले तो आप संकेत डालेंगे, संकेत इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। इसमें भारतीय संस्कृत के आदर्शों का वर्णन है। और इसके बाद आपका हिंदी अनुवाद इसका करना है।
हिंदी अनुवाद में आप लिखेंगे, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है और मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में सब समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो इसके संदर्भ के लिए आपको 2 अंक और हिंदी अनुवाद के लिए आपको 3 अंक मिलता है, इस प्रकार से कॉपी लिखने के लिए। उसके बाद आइए देखते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न को। अथवा वाला प्रश्न आप किए हैं तो इसके लिए भी आपको संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 3 अंक मिलता है। जैसे कि ये वाला, इयम नगरी विविध धर्मस्य संगम स्थली वाला अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको लिखना है वही गद्यांश और हिंदी अनुवाद अगर आप करते हैं तो। अब इसका देख सकते हैं, अगर आप अथवा वाला किए हैं तो संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। अब इसका हिंदी अनुवाद आपको इस प्रकार से करना था वहां पे पेपर में, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थल है। उसके बाद आपको बताना है, महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा और अन्य महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आपका शुरू होता है प्रश्न संख्या 4। इसके लिए संस्कृत श्लोक है, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ के लिए आपको मिलता है 2 अंक और हिंदी अनुवाद के लिए आपको मिलता है 3 अंक। इसके लिए आपको किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले तो आपको संकेत डालना है। संकेत डाल के इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित या के अंतर्गत जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में त्याग के विषय में बताया गया है। उस हिंदी अनुवाद किस प्रकार से करेंगे, मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। इस प्रकार से। और उसके बाद अथवा वाला देखेंगे। अथवा वाला क्या है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे भवन्ति निरामयाः, ये वाला। इसके लिए भी आपको वही करना है। संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 3 अंक। अगर आप ये किए हैं तो आपके लिए ये भी 5 अंक मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अथवा वाले में संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। इसका बाद हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुख को ना देखे। इस प्रकार से। उसके बाद आइए देखते हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 5। प्रश्नोत्तर नंबर 5 क्या है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जिस जिले से बिलोंग करते हो
उसी को आपको खंड काव्य लिखना है। जैसे कि क वाला है मुक्त दूत, ख वाला है ज्योति जवाहर, ग वाला है मेवाड़ मुकुट। उसके बाद घ में है जय सुभाष खंड काव्य, और अंगा में है अग्र पूजा, और च में है मातृभूमि, और छ में है कर्ण खंड काव्य, और ज में है करमवीर भरत, और उसके बाद झ में है तुमुल खंड काव्य। उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 6 का आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है जो आपको अच्छी तरह से याद हो। अगर आपको जीवन परिचय भूल जा रहे हो तो आप इस प्रकार से जीवन परिचय लिखें, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जैसे कि पहले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने इसमें लिखा है, आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से आपको लिखना है जीवन परिचय। सबसे पहले आपको लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस प्रकार से लिखने के बाद आप इसी महत्वपूर्ण बिंदु से पूरा जीवन परिचय बना सकते हैं। इस प्रकार से लिखना है और रचना भी लिखनी है। चूंकि जीवन परिचय के लिए आपको मिलते हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर में आपको 3 नंबर मिलता है जीवन परिचय के और 2 नंबर मिलता है आपको रचना के लिए। उसके बाद आइए देखते हैं खा वाले में। खा में क्या है, एक कवि का परिचय लिखना है। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर रचना के लिए। इसमें गोस्वामी तुलसीदास का मैंने लिख के दिखाया है आपको। देखिए इसको भी आपको एक ही पेज में लिखना है, चूंकि आपको लिखना होता है 80 शब्द में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहले इसमें भी आप लिखिए महत्वपूर्ण बिंदु, इसी महत्वपूर्ण बिंदु के द्वारा पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद शुरू होता है प्रश्नोत्तर संख्या 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठ श्लोक एक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसको अगर आप लिखते हैं तो इसके लिए आपको मिलता है 2 नंबर। यानी आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल के श्लोक इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस श्लोक अगर आप लिखते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए। अगर आप इसको लिखते हैं, राइट करते हैं, तो आपको 4 नंबर मिलता है। इसमें भी आपको अथवा दिया हुआ है। अथवा में है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र। इस प्रकार से मैं तो आपको दोनों करके दिखाऊंगा, आप जो किए हो आप मिला सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप ये भी देख सकते हैं आपको किस प्रकार से करना है। आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि आपको डालना है मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र। आपको डालना है सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। आप जहां रहते हो आप यहाँ अपना नगर डाल सकते हैं। और उसके बाद आपका विषय क्या है, मोहल्ले में समुचित साफ सफाई हेतु। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय सबने निवेदन है कि मैं, आपका पता जो हो आप यहाँ लिखना है और यहाँ आपको मोहल्ले का नाम। उसके बाद का निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में काफी समय से साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। चारों ओर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, नालियां जमा हैं जिसमें मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सफाई कर्मियों की नियमित उपस्थिति नहीं होती है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या पर ध्यान देते हुए मोहल्ले में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके। उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद, आपका नाम और दिनांक डाल देना है। उसके बाद आइए देखते हैं ये वाला अथवा वाला, आपको मैं करके दिखाता हूँ। अथवा वाले में आप किस प्रकार से लिखेंगे। अथवा वाला आप देख सकते हैं, शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र। आपको डालना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज। अब विषय क्या है,
शुल्क माफी हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा, आप जिस कक्षा में हो, चाहे 10 में हो तो 10, 11, 12 जो आप डालना चाहें यहाँ डाल सकते हैं, आपकी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारण वे मेरी विद्यालय की फीस जमा करने में असमर्थ हैं। मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता हूँ और खेल कूद में भी सक्रिय रूप से भाग लेता हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा विद्यालय शुल्क माफ कराने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक। यहाँ आप लिखेंगे काखागा। अनुक्रमांक भी आपको नहीं लिखना है, आप अनुक्रमांक लिख सकते हैं, परंतु दिन भी आप डाल सकते हैं, परंतु आप अपना नाम नहीं डाल सकते, ये आप मान के चलें। उसके बाद शुरू होता है प्रश्नोत्तर संख्या 9 में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। आपको प्रश्नोत्तर इस प्रकार से लिखना है। कुछ इसमें प्रश्नोत्तर में लिखना नहीं होता है, जैसे कि इसमें पूछा जाए भारतीय संस्कृति का विशेषता अस्ति, सिर्फ आपको लिखना है इसमें भारतीय संस्कृति मुख्य विशेषता धर्मा अस्ति, यानी कि इसमें धर्म की प्रधानता है। मैंने इसमें करना है 2 प्रश्न, मैंने चारों प्रश्न का आंसर दे दिया है, आप मिला सकते हैं जो आपने किया है, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद शुरू होता है प्रश्नोत्तर संख्या 10। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। आप जिस पर निबंध लिखे हों आप मिला सकते हैं। मैं आपको पर्यावरण पे दिखा रहा हूं आपको किस प्रकार से लिखना होता है निबंध। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 10, उसके बाद लिखना है 3 वाला लिख ले हैं तो आप 3 डाल सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। सबसे पहले आप लिखेंगे रूपरेखा, रूपरेखा में प्रस्तावना। उसके बाद प्रदूषण से तात्पर्य, प्रदूषण के प्रकार, जल, वायु, ध्वनि, रासायनिक, रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके प्रदूषण रोकने के उपाय, उपसंहार। आपको इस प्रकार से डाल के लिखना है। आपको लिखना है प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा होता है, यानी कि इसी के कारण दोष पैदा होता है। उसके बाद आप डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको डालना है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में आप क्या लिखते हैं, जल जीवन का पर्याय है, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल ही स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नालियों में मिलते रहते हैं जिससे जल दूषित होता है। उसके बाद आपको लिखना है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आप लिखेंगे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। आपको इस प्रकार से। उसके बाद आप आगे लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आप लिखेंगे अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, वाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद आप लिखेंगे रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में आपको लिखना है प्रायः कृषक अधिक फसलों उत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों
व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वस्थ और हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उसके बाद आपको लिखना है रेडियोधर्मी प्रदूषण में परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु पिघल जाती हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक हैं। उसके बाद आपको लिखना है प्रदूषण रोकने के उपाय। इसमें आपको लिखना है प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उपसंहार आपको लिखना है। उपसंहार में आप लिखेंगे सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक स्वच्छ, अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन ही जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। अगर आप इस प्रकार से अपनी कॉपी लिखे हैं तो आपको एग्जामिनर इसमें 70 में 70 देगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कम से कम 2 दोस्तों के पास आप जरूर शेयर करें, क्योंकि अपनी कॉपी वो मिला सके इस प्रकार से उसने कितनी गलती की है।